कल्पना करना मतलब बहुत ही अजीब लगता है कि कोई इंसान 20 सालों से इस बात को लेकर परेशान हो कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, मतलब वो दिन रात बस अपनी किस्मत को कोस रहा हो। बिल्कुल, और अचानक एक दिन उसे पता चले कि जिस जैकपॉट लॉटरी की टिकट के लिए वो रोज प्रार्थना कर रहा था, वो पिछले 20 सालों से उसकी पुरानी जैकेट की जेब में पड़ा हुआ था। वाओ, ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। एकदम, यह सुनने में नाटकीय जरूर है, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जो स्रोत सामग्री लेकर आए हैं, वो दावा करती है कि इंसान का पूरा अस्तित्व ही कुछ ऐसा है। मतलब हम सबके पास वो लॉटरी टिकट पहले से है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। हम आज रॉन्डा बर्न की शिक्षाओं पर आधारित एक बेहद प्रभावशाली लेख तुम चमत्कार हो पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। इस अध्ययन का मिशन यह समझना है कि कैसे इंसान अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार मान लेने का एक बड़ा भ्रम पाल लेता है, जबकि असलियत में वो खुद अपने जीवन का एक बेहद शक्तिशाली निर्माता है। सही कहा। स्रोत का दावराव बहुत ही सीधा है। चमत्कार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान खुद एक चमत्कार है। ये लॉटरी वाली उपमा ना बिल्कुल सटीक बैठती है इस स्थिति पर। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि स्रोत में दिया गया ये विचार सिर्फ कोई अच्छा लगने वाला मीठा दार्शनिक कोट नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये मानव चेतना को और हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व को देखने का एक पूरी तरह से नया नजरिया है। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो इस धारणा को चुनौती देता है कि हमें हमेशा कोई बाहरी शक्ति या कोई अचानक होने वाली घटना आकर बचाएगी। मतलब कोई मसीहा नहीं आने वाला? एकदम। ये निरंतर बाहर किसी चमत्कार की तलाश करना ही शायद इंसान के अधिकांश दुखों, निराशाओं और उस खालीपन का असली कारण है। क्योंकि हम हमेशा क्षितिज की तरफ देख रहे होते हैं ना? बिल्कुल। जबकि स्रोत सामग्री यह स्पष्ट करती है कि वो सारी शक्ति जिसे दुनिया बाहर खोज रही है, वो इंसान की अपनी बायोलॉजिकल और मानसिक संरचना में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम इस बात पर आए कि चमत्कार कैसे बने या अपनी चेतना को कैसे बदलें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस स्रोत में चमत्कार शब्द की परिभाषा क्या दी गई है। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी चमत्कार शब्द सामने आता है तो दिमाग में एक बहुत ही नाटकीय छवि बनती है। हाँ। जैसे कोई असाध्य बीमारी अचानक बिना दवा के ठीक हो जाए, या आसमान से कोई बहुत बड़ी सफलता रातों रात मिल जाए। बिल्कुल यार। हाँ। लेकिन रॉन्डा बर्न की शिक्षाओं के अनुसार जिसे इंसान हर दिन बेहद साधारण मानकर नजरअंदाज कर देता है, वही असल में सबसे बड़ा चमत्कार है। मतलब हमारा स्वयं का अस्तित्व, हमारा जीवित होना। हाँ, खरबों कोशिकाओं का एक साथ बिना किसी एरर के काम करना, दिल का लगातार बिना रुके धड़कना और इस मस्तिष्क के अंदर अचानक से अमूर्त विचारों का जन्म लेना, ये सब कुछ इतना बड़ा चमत्कार है जिसकी बस आदत पड़ गई है। एकदम सही शब्द कहा, आदत। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे समंदर में तैरती हुई कोई मछली पानी की तलाश कर रही हो। बहुत ही गहरी उपमा है ये। हम अपने ही अस्तित्व की महानता के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें वो साधारण लगने लगता है। और यही सबसे बड़ी भूल है। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में हैबिचुएशन कहते हैं। माना जाता है कि इंसान का दिमाग किसी भी लगातार होने वाली चीज को, चाहे वो कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, एक समय के बाद बैकग्राउंड नॉइज मान लेता है। जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अलार्म लगाने के लिए कर रहा हो। वाह, एकदम सटीक उदाहरण है। उसे उस डिवाइस की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होगा। हमारा शरीर और दिमाग उसी सुपर कंप्यूटर की तरह है। तो जब ये समझ ही नहीं आता कि अस्तित्व अपने आप में एक कितनी बड़ी घटना है, तो क्या होता है? तब इंसान अनजाने में एक कमी की मानसिकता में जीने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है और उसे अपनी पूर्णता के लिए बाहर से किसी चीज की सख्त जरूरत है। मतलब वो हमेशा एक भिखारी वाली स्थिति में रहता है, ऊर्जा के स्तर पर। हाँ, लेकिन जैसे ये एहसास होता है कि हर एक सांस जो भीतर जा रही है वो ब्रह्मांड का सबसे जटिल काम है, तो मानसिकता तुरंत कमी से हटकर प्रचुरता की ओर मुड़ जाती है। तो स्रोत यही समझा रहा है कि प्रचुरता का ये चश्मा पहनते ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, दिमाग का न्यूरोकेमिकल बैलेंस बदलने लगता है। हाँ, ये सुनने में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव लगता है, लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा और एक सवाल उठाना होगा। हाँ, बताइए। क्योंकि ये सब थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि कोई इंसान वास्तविक जीवन में भारी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, उसकी नौकरी चली गई है या वो किसी गहरे संकट में है। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति। अब अगर कोई उससे आकर कहे कि भाई तुम बाहरी दुनिया को मत बदलो, बस अपनी अंदरूनी ऊर्जा को बदलो और ब्रह्मांड के इस चमत्कार को महसूस करो, तो क्या ये जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ नहीं लगता? मतलब आपको लगता है कि ये थोड़ा टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? हाँ, मतलब क्या ये समस्याओं से भागने वाली बात नहीं हो गई? स्रोत कहता है कि लोग इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है और बाहरी दुनिया सिर्फ अंदर का आईना है। पर कर्ज या बीमारी तो एक ठोस सच्चाई है ना? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी आपत्ति है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह के विचारों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो असल बात क्या है? अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो अपनी ऊर्जा को बदलने का मतलब अपनी समस्याओं से आंखें मूंदना या बिल ना चुकाना बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब वास्तविकता को नकारना नहीं है? एकदम नहीं। स्रोत के अनुसार ऊर्जा बदलने का असल मतलब है उस डर को खत्म करना जो समाधान देखने के रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। समझ रहा हूँ। देखिए, जब इंसान अत्यधिक डर,
चिंता या तनाव में होता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं वो हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, इंसान पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस अवस्था में चेतना सिकुड़ जाती है और हमारा फोकस सिर्फ खतरे पर होता है। तो सर्वाइवल मोड में होने से हम असल में क्या मिस कर रहे होते हैं? हम वो सब कुछ मिस कर देते हैं जो खतरा नहीं है, यानी कि अवसर। वाओ। सर्वाइवल मोड में दिमाग की रचनात्मकता शून्य हो जाती है। इस अवस्था में अगर कोई बहुत अच्छा अवसर, कोई नया बिजनेस आइडिया या समस्या का कोई स्पष्ट समाधान सामने खड़ा भी हो तो वो दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल, डरा हुआ दिमाग उसे रजिस्टर ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अंदरूनी ऊर्जा को बदलना कोई जादू टोना नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को सर्वाइवल मोड से निकालकर वापस क्रिएटिव मोड में लाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। मतलब जब भीतर की ऊर्जा शांत होती है, विश्वास आता है, तब दिमाग उन रास्तों को देख पाता है जो पहले डर के घने कोहरे की वजह से दिखाई ही नहीं दे रहे थे। एकदम सही। तो ऊर्जा बदलना समस्या से भागना नहीं है, बल्कि समस्या को सुलझाने का सबसे पहला और सबसे तार्किक कदम है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। मतलब हम डर का चश्मा पहनकर पूरी दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ही डरावनी है। हाँ, और जब वो चश्मा उतारते हैं तभी असली अवसर दिखाई देते हैं। लेकिन ये चश्मा उतारने का या कहें कि अंदरूनी ऊर्जा को बदलने का सबसे पहला कदम क्या है? यहाँ स्रोत एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात कहता है। किस तरह की बात? स्रोत के मुताबिक ये कदम है हमारे विश्वास करने के तरीके को पूरी तरह से उलट देना। दुनिया का जो सामान्य नियम है जिसे बचपन से दिमाग में बिठाया जाता है वो ये है कि पहले मुझे कोई परिणाम दिखाओ, कोई सबूत दो, तब मैं विश्वास करूंगा। हाँ, हर कोई यही कहता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं शांति से सोऊंगा, या जब मेरे हालात बदलेंगे तब मैं खुश होऊंगा। ये बहुत आम सोच है। लेकिन रोंडा बर्न का जो सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो उल्टी प्रक्रिया की बात करता है। उल्टी प्रक्रिया? हाँ, ये कहता है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत पहले विश्वास से होती है, परिणाम हमेशा उसके बाद आते हैं। पूरी दुनिया जब संदेह कर रही हो तब भी खुद पर भरोसा रखना ही असल में चमत्कार बनना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि आखिर इंसान का दिमाग इस उल्टी प्रक्रिया को अपनाने से इतना डरता क्यों है? शायद क्योंकि हमें हमेशा सबूत की आदत है। बिल्कुल, मनुष्य का मस्तिष्क डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो हमेशा ठोस सबूत खोजता है। वो सुरक्षा चाहता है और भविष्य की अनिश्चितता उसे खतरे की तरह लगती है। सही बात है। लेकिन अगर हम इस रिवर्स प्रोसेस को न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये प्रिडिक्टिव कोडिंग की तरह काम करता है। प्रिडिक्टिव कोडिंग? ये क्या होता है? मतलब हमारा दिमाग वास्तविकता का अनुभव करने से पहले ही अपने विश्वास के आधार पर वास्तविकता की भविष्यवाणी करता है और उसे एक सांचे में ढाल लेता है। स्रोत हमें यही बता रहा है कि जो लोग इतिहास रचते हैं उन्होंने अपनी वास्तविकता को पहले अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह घड़ा होता है। ये बिल्कुल किसी किसान के बीज बोने जैसा है। हमें खाली मिट्टी में ये विश्वास करते हुए पानी डालना होता है कि पौधा निकलेगा। हम पौधे के बाहर आने तक पानी डालने का इंतजार नहीं कर सकते। बहुत सुंदर उपमा है। या जैसे कोई आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाता है, वो ये इंतजार नहीं करता कि पहले बिल्डिंग बन जाए फिर वो उसका नक्शा बनाएगा। बिल्कुल नहीं। वो खाली जमीन पर खड़े होकर अपने दिमाग में पहले ही उस पूरी बिल्डिंग को देख लेता है। उस वक्त वहाँ सिर्फ मिट्टी होती है, लेकिन उसका विश्वास उस परिणाम से पहले वहाँ मौजूद होता है। एकदम। ये आर्किटेक्ट वाली उपमा इसे एकदम स्पष्ट कर देती है। जब कोई इंसान परिणाम आने से बहुत पहले उस सच्चाई को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर महसूस कर लेता है तो उसके रोजमर्रा के फैसले, उसकी शारीरिक ऊर्जा और उसका आत्मविश्वास उसी दिशा में अलाइन हो जाते हैं। तो ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई जादुई रहस्य नहीं है। ये वास्तविकता की रिवर्स इंजीनियरिंग है। भविष्य के परिणाम को आज के पक्के विश्वास से खींचकर वर्तमान में लाया जा रहा है। और जब विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है तो एक्शन अपने आप उस मंजिल की तरफ उठने लगते हैं और दुनिया को लगता है कि कोई चमत्कार हो गया। हाँ, जबकि वो बस एक अच्छी तरह से किया गया आंतरिक काम होता है। यहाँ ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक बार जब हमने वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया या वो विश्वास बना लिया तो उस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, काम में कैसे लाया जाए। एक बार जब हमने वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया या वो विश्वास बना लिया तो उस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम में कैसे लाया जाए। स्रोत इसका उत्तर विचारों और प्रेम की ऊर्जा में देता है। हाँ, स्रोत के अनुसार इंसान वही अनुभव आकर्षित करता है जो वो लगातार सोचता और महसूस करता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग आकर्षण के सिद्धांत को एक बहुत ही सतही चीज मान लेते हैं। मतलब जैसे बस बैठकर सोचने से सब मिल जाएगा। हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे ये कोई यूनिवर्स का वेंडिंग मशीन है कि बस एक बड़ी गाड़ी के बारे में सोचो और वो सामने आ जाएगी। लेकिन मूल स्रोत वास्तव में इसे चेतना के एक बहुत गहरे बदलाव के रूप में दर्शाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री रोंडा बर्न की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर का हवाला देते हुए कहती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है।
अगर हम इस पूरे चक्र को बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ प्रेम का असल मतलब क्या है। तो यहाँ प्रेम का मतलब वो फिल्मों वाला रोमांस नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रेम से मतलब किसी रोमांटिक फीलिंग से नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जीवन के प्रति कृतज्ञता और एक खुली हुई सकारात्मक ऊर्जा है। अच्छा। द पावर का संदर्भ यहाँ बहुत अहम है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। ब्रॉडन एंड बिल्ड, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई इंसान डर, घृणा या कमी की भावना में होता है, तो उसका फोकस बहुत संकरा हो जाता है। वो सर्वाइवल मोड वाली बात। हाँ, लेकिन जब इंसान प्रेम, खुशी और कृतज्ञता की ऊर्जा में होता है, तो उसके सोचने का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। वो नए लोगों से जुड़ने के लिए खुला रहता है, वो रिस्क लेने से नहीं घबराता और वो अपने आसपास के माहौल को एक अलग नजरिए से देखता है। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छा महसूस करने से चीजें बदल जाती है? अच्छा महसूस करना सिर्फ एक भाव नहीं है, ये एक्शन को बदलता है। जब ऊर्जा सकारात्मक और प्रेमपूर्ण होती है, तो इंसान ऐसे फैसले लेता है जो रचनात्मक होते हैं। मतलब वो बेहतर विकल्प चुनता है। बिल्कुल, वो उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो उसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं। स्रोत इसी बात को रेखांकित कर रहा है कि बाहर जो बदलाव दुनिया को एक चमत्कार लगता है, वो वास्तव में उस बदली हुई चेतना और प्रेम की ऊर्जा का सीधा परिणाम है। वाओ, नकारात्मक ऊर्जा में हर अवसर एक खतरा लगता है ना? हाँ, और सकारात्मक ऊर्जा में हर खतरे में एक अवसर मिल जाता है। ये पूरी तरह से एक इंटरनल शिफ्ट है, जो बाहरी हकीकत को रिस्ट्रक्चर कर देता है। ये सचमुच एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े अंतर्विरोध की तरफ ले जाता है। कैसा अंतर्विरोध? अगर ये इतना ही आसान है, अगर प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक विचार इतने ही शक्तिशाली हैं, तो इंसान आसानी से उन्हें अपना क्यों नहीं लेता? हम अक्सर उसी पुरानी नकारात्मक और डरावनी सोच में क्यों लौट जाते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण वो झूठी कहानी है जो हर इंसान दिन रात खुद को सुनाता रहता है। हम सभी के दिमाग में एक सेल्फ नैरेटिव चलता रहता है। हाँ, वो आवाज जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बिल्कुल, जैसे मैं कभी सही समय पर सही जगह नहीं होता, या मेरे पास तो कोई संसाधन ही नहीं है, या मेरे परिवार में तो कोई आज तक सफल नहीं हुआ। हाँ, या फिर मेरी तो अब कुछ नया करने की उम्र ही निकल गई है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल पूछता है, क्या होगा अगर ये सब बातें जिन्हें एक ठोस सच्चाई मान लिया गया है, वे सिर्फ एक सफेद झूठ हों? वाह, ये तो पूरी पहचान को ही चुनौती देने वाली बात है। एकदम। क्या होगा अगर इंसान की सबसे बड़ी सीमा कोई वास्तविक दीवार नहीं, बल्कि सिर्फ उसका अपना ही एक विचार हो? ये एहसास कराता है कि इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों की नहीं बनी है, बल्कि उसके ही उन विचारों की बनी है जिन्हें बिना कोई सवाल किए सच मान लिया गया है। ये सेल्फ नैरेटिव वाली बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा हिस्सा है। अगर हम इसे एक सॉफ्टवेयर की तरह देखें, तो ये समझना आसान होगा। सॉफ्टवेयर की तरह कैसे? मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर बिल्कुल नया और शक्तिशाली है, जो कि हमारा शरीर और हमारे आसपास मौजूद अवसर है। लेकिन अगर उसमें पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमारा सेल्फ नैरेटिव, करप्ट हो चुका है, तो वो हर अच्छे प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। बिल्कुल यार। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि इंसान का दिमाग सच्चाई और बहुत गहराई से माने गए झूठ में फर्क नहीं कर पाता। मतलब दिमाग के लिए दोनों एक ही हैं? हाँ, हमारे दिमाग में एक जालीदार संरचना होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, या संक्षेप में RAS। ये सिस्टम एक फिल्टर की तरह काम करता है। क्या ये फिल्टर वही चीजें दिखाता है जिस पर हम यकीन करते हैं? एकदम सही। अगर आंतरिक कहानी ये है कि मैं असफल हूँ या दुनिया धोखेबाज है, तो ये RAS सिस्टम हर उस इंसान, हर उस अवसर को फिल्टर आउट कर देगा जो इस कहानी से मेल नहीं खाता। चीज को ढूंढेगा जो उस झूठ को सच साबित कर सके। बिल्कुल, वो केवल उन्हीं चीजों को हाईलाइट करेगा जो ये साबित कर सकें कि दुनिया वाकई धोखेबाज है। स्रोत हमें इसी पीड़ित मानसिकता की जेल से बाहर निकलने को कह रहा है। और ये कैसे होगा? जब कोई अपनी आंतरिक कहानी को बदलता है, अपनी भूमिका को एक पीड़ित से हटाकर एक शक्तिशाली निर्माता में बदल देता है, तो उसका भविष्य अपने आप नया आकार लेने लगता है। वो पुरानी सीमाओं को तोड़कर बाहर आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो समझ जाता है कि वे सीमाएं सिर्फ उसके दिमाग की उपज थीं। वो अपने विचारों से अपनी दुनिया के नए नियम खुद लिखने लगता है। वाह! तो अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को एक साथ समेटें, तो स्रोत का मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट और हिला देने वाला है। क्या है वो संदेश? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि कोई जादुई ताकत आसमान से उतरेगी, किसी के सर पर हाथ रखेगी और रातों रात बैंक अकाउंट भर जाएंगे या सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये फैंटेसी तो छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। असली रहस्य ये है कि जिस चमत्कार की तलाश दर-दर भटक कर की जा रही है, वो इंसान की अपनी चेतना के भीतर बैठा हुआ है। वो असीम शक्ति, वो रचनात्मकता और भविष्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता पहले से ही अंदर मौजूद है। बस उस करप्ट सॉफ्टवेयर को हटाना है। एकदम। जब खुद को एक पीड़ित मानना बंद कर दिया जाता है और डर की जगह उस रिवर्स प्रोसेस के जरिए विश्वास को चुना जाता है, तो इंसान खुद एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है जो ब्रह्मांड के अवसरों को अपनी तरफ खींचने लगता है।
यह एक बहुत ही स्पष्ट और जीवन को एक नई दिशा देने वाला निष्कर्ष है। आज के समय में जब रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर लोग खुद को परिस्थितियों के आगे लाचार या फंसा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए यह दृष्टिकोण एक चाबी की तरह है। एक मास्टर चाबी जो हर ताला खोल सकती है। सही कहा। इस पूरी चर्चा से यह साफ हो जाता है कि जो कोई भी अपने जीवन में रुका हुआ महसूस कर रहा है, उसे अपनी नौकरी, अपने शहर या दूसरे लोगों के बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले उस कहानी के पन्ने पलटने चाहिए जो वो खुद को रोज आईने के सामने सुना रहा है। जब अंदरूनी दुनिया में प्रचुरता और विश्वास का जन्म होगा, तो बाहरी दुनिया के पास उस विश्वास का प्रतिबिंब बनने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। बदलाव की शुरुआत और उसका अंत दोनों भीतर ही होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन एक बार समझ लेने पर इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। बिल्कुल। और इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए स्रोत सामग्री की इस पूरी बुनियाद से निकला एक ऐसा विचार सामने आता है जो किसी को भी बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो विचार क्या है? अगर ये सच है कि बाहरी दुनिया वास्तव में हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारे विश्वासों और हमारे विचारों का एक सटीक आईना है, तो ठीक इस पल हमारे आसपास की दुनिया जो भी है वो हमें हमारे बारे में क्या दिखा रही है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हम अपने आसपास सिर्फ अपने ही पुराने डरों, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमियों का एक विशाल प्रतिबिंब देख रहे हैं, या फिर ये हमारे भीतर आकार ले रहे उस नए शानदार चमत्कार का पहला रफ ड्राफ्ट है? वाओ, ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरी सोच में डाल सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।